Hey everyone, let's get back to our physical chemistry series. Today we'll be revising solution. तो बेसिकली सीरीज में मैं अपने शॉर्ट नोट्स के थ्रू चैप्टर्स को रिवाइज कर रहा होता हूँ और एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी साथ में रिवाइज करें। एंड जिन्होंने ये चैप्टर कभी भी नहीं पढ़ा है ऑब्वियसली उन्हें फुल लेंथ लेक्चर पहले देखना चाहिए किसी अच्छे टीचर का, फिर रिवीजन के लिए वो इसको रेफर कर सकते हैं। यहाँ एनालॉजी एनालॉजी के थ्रू ट्रिक्स वगैरह जहाँ जरूरत है मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीटेड है, मतलब इस चीज़ में कवर्ड है, आपको देख लीजिएगा। अब सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? बेसिकली सॉल्यूशन होमोलोगस या होमोजेनस मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज का, केमिकली नॉन रिएक्टिंग स्पीसीज का। जैसे बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट होता है, यानी जैसे पानी में हमने चीनी डाला तो ये हो गया बाइनरी सॉल्यूशन का एग्जांपल। टर्नरी सॉल्यूशन क्या हुआ? दो सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है, यानी पानी में अगर हमने नमक डाला चीनी डाला तो दो सॉल्यूट हो गया और एक सॉल्वेंट है, तो ये एग्जांपल हो गया टर्नरी सॉल्यूशन का। पार्टिकल साइज जो होता है सॉल्यूशन में वो 1 नैनोमीटर से कम का होता है। 1 नैनोमीटर से कम का यानी 10⁻⁹ मीटर से कम का होता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये बस एक लाइन था एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट। अब आ जाते हैं इस टेबल पे, ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। तो बेसिकली इसमें कर क्या रहे हैं कि सॉल्वेंट हमने एक बार लिक्विड ले लिया, एक बार सॉलिड ले लिया और एक बार गैसेस ले लिया। अब लिक्विड सॉल्वेंट में हमने एक बार सॉलिड डाला, एक बार लिक्विड डाला, एक बार गैस डाला। सिमिलरली सॉलिड वाले सॉल्वेंट में हमने एक बार सॉलिड डाला, लिक्विड डाला, गैस डाला और फिर उसका सॉल्यूशन बना और उसका कुछ एग्जाम्पल है वो हमने पढ़ना है। तो बेसिकली एक यहाँ पे आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि सॉल्वेंट का जो भी फेज होगा ना वही सॉल्यूशन का फेज होगा। यानी अगर सॉल्वेंट लिक्विड है यानी पानी है और उसमें हमने चीनी डालना है और नमक डालना है, तो जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो भी लिक्विड ही बनेगा, क्योंकि हमारा सॉल्वेंट लिक्विड था, पानी था। क्योंकि सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में होता है तो सॉल्यूशन भी उसी फेज में रहेगा। वही चीज़ है कि लिक्विड 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 तो सॉल्यूशन भी लिक्विड लिक्विड लिक्विड, सॉलिड 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 तो सॉल्यूशन भी सॉलिड सॉलिड सॉलिड। अब इसमें एग्जांपल कुछ कुछ चीज़ों का तो बहुत इजी है, डायरेक्टली याद रहता है सबको, जैसे सॉलिड लिक्विड का, लिक्विड लिक्विड का, गैस लिक्विड का। बट सॉलिड सॉलिड बहुत को याद नहीं रहता कि अलॉयज मेटल मेटल को जो मिक्स करते हैं उसको बोलते हैं, या लिक्विड सॉलिड का तो इसका हो गया मरकरी अमेलगम विद सोडियम। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, तो उससे आपका ये कवर हो जाएगा। अब आते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स पे। कंसंट्रेशन टर्म्स या स्ट्रेंथ भी बोलते हैं इसको हम लोग। तो ये मोल कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी हमने कर रखा है, बट रिवीजन का मतलब ये कि अच्छा ही है, जितने बार कर लो उतना अच्छा है। तो देखते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और मोलैलिटी स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। दोनों में हम ऊपर लेते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोलैरिटी में हम नीचे लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और मोलैलिटी में हम लेते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है। अब यहाँ पे जो ए है, बी है, ये क्या है? ये मेरे शॉर्ट नोट्स में एक्चुअली बी का मतलब है सॉल्यूट, ए का मतलब है सॉल्वेंट। तो ऑब्वियस सा बात है कि ए प्लस बी कर देंगे तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा, और डब्ल्यू का मतलब है वेट ऑफ जो भी है सॉल्यूट। अब आ जाते हैं इस पर। मोलैरिटी ऑलरेडी हमने कर लिया, मोलैलिटी कर लिया। अब ये देखिए कि मोलैरिटी में वॉल्यूम का टर्म है तो टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा ये चीज़, क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ा तो वॉल्यूम ऑब्वियसली थोड़ा सा इवेपोरेट हो जाएगा, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इसीलिए ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है मोलैरिटी, और मोलैलिटी टेम्परेचर डिपेंड नहीं है। मोल फ्रैक्शन को हम काई से डिनोट करते हैं, ये एक्स नहीं है, ये काई है, तो इसको हम लोग काई से डिनोट करते हैं। काई ए और काई बी यहाँ लिखा हुआ है। काई ए मतलब सॉल्वेंट, काई बी मतलब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल्स पहले लिख लो ऊपर में, और नीचे में पूरे सॉल्यूशन का मोल लिख लो। ये करते हैं हम। सिमिलरली यहाँ पे अगर सॉल्यूट का हम लोग को निकालना है मोल फ्रैक्शन तो सॉल्यूट का मोल लिखे और पूरे सॉल्यूशन का मोल लिख लिए। अब हमें ये पता है कि प्योर लिक्विड का मोल फ्रैक्शन जो होता है वो हमेशा 1 होता है, और जब हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट का दोनों का मोल फ्रैक्शन मिलाते हैं तब भी बनाता है। तो इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये एलसीएम सेम आएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये ऊपर नीचे कट हो जाएगा, तो ये भी 1 आ जाएगा। सिमिलरली काई ए बाई काई बी एन ए बाई एन बी देता है, यानी मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूट देगा। तो आप इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। फिर देखते हैं हम पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। पार्ट्स पर मिलियन और बिलियन में कुछ नहीं है, ऊपर में पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट बाई पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट बाई पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इनटू मिलियन। मतलब क्या होता है? 10 लाख होता है। तो 10 लाख में कितना जीरो है? 6 जीरो है, तो 10⁻⁶। बिलियन, बिलियन यानी कि बी से लिखते हैं तो इसको उल्टा कर दो तो 9 हो गया।
ठीक है, तो ये हो गया 10 पावर 9। नॉर्मेलिटी देख लेते हैं। नॉर्मेलिटी बेसिकली मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर होता है। एन फैक्टर क्या होता है? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू नंबर ऑफ एटम्स। और भी बहुत तरीका है एन फैक्टर को देखने का। रिडॉक्स में हमने देख रखा है, मोल वाले वीडियो में भी हमने देखा है। अब नॉर्मेलिटी को हम लोग यहाँ से ये भी लिख सकते हैं कि वेट बाई इक्विवेलेंट वेट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट को ही हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं, तो ये हो गया। और इक्विवेलेंट वेट को ही हम लोग बोलते हैं मोलर मास बाई एन फैक्टर। ठीक है, तो यहीं से जब हम लोग इसको पूरा अच्छे से ओपन करते हैं सारे चीज़ों को लिखकर, तब वो एक नॉर्मेलिटी बन जाता है और इनटू एन फैक्टर का टर्म आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं इस पे मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। मास परसेंट क्या होता है? W बाई W परसेंट होता है। वॉल्यूम परसेंट V बाई V परसेंट होता है। और वेट बाई वॉल्यूम परसेंट W बाई V परसेंट। अब इसमें कुछ नहीं करना है, ये W बाई W लिखा है ना, ऊपर का सॉल्यूट होगा, नीचे का सॉल्यूशन होगा, ऊपर का सॉल्यूट, नीचे का सॉल्यूशन, ऊपर का सॉल्यूट, नीचे का सॉल्यूशन। अब ये जितना भी सॉल्यूट सॉल्यूशन है सब ग्राम और ml में ही रहेगा। ग्राम ml के टर्म्स में ही रहेगा। और परसेंट है तो इंटू 100 हो जाएगा। तो काफ़ी इजी तरीके से हो गया। अब देख लेते हैं, मास परसेंट है तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100। वॉल्यूम परसेंट है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। ठीक है, सिमिलरली वेट बाई वॉल्यूम है तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। तो ये भी हो गया। अब आते हैं ट्रिक्स पे। तो ट्रिक्स मैं कहूँगा कि अगर याद रहता है तभी करो, ऐसे ट्रिक्स का कोई फ़ायदा भी नहीं है अगर याद ना रहे। तो ये वाला और ये वाला तो एकदम याद कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये दोनों। और बाकी आप देख लेना कि अगर हो पाता है तो ठीक है। तो अगर मोलैलिटी दिया है और मोल फ्रैक्शन निकालना है, या मोल फ्रैक्शन दिया है मोलैलिटी निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला है। ठीक है, काई बी बाई काई ए इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। तो इससे मोलैलिटी निकल जाएगा। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी दोनों में से कुछ भी निकालना है। जैसे मोलैरिटी दिया हुआ है और मोलैलिटी निकालना है, तो ये वाला ज़्यादा अच्छा है। इसका एक ट्रिक है, मेरे टीचर ने बताया था कि इसको याद करो। 1000 मोती 1000 दाने मन मेरा बोले मोलैलिटी मोलैलिटी। तो ये थोड़ा सा फनी साउंड करेगा, बट अगर आप इसको बार बार बोलो तो ये बहुत अच्छा एक वो बन जाता है, हमेशा माइंड में रहता है। 1000 मोती 1000 दाने मन मेरा बोले मोलैलिटी मोलैलिटी। ठीक है, अब देखते हैं इसको मोलैरिटी एंड मोल फंक्शन, मोल फ्रैक्शन को। तो यहाँ पे हमने देखा था मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, यहाँ हम लोग देख रहे हैं मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे भी काई बी बाई काई ए था, ये भी काई बी बाई काई ए है, और इंटू Na बाई वॉल्यूम और सॉल्यूशन इन लीटर। ये इंपॉर्टेंट था, मैं बोल रहा था, तो इसको याद रखना है 10dx बाई mb। तो यहाँ पे d क्या है? डेंसिटी है, x क्या है? वेट बाई वेट परसेंट है, और mb क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, और m क्या है? मोलैरिटी है, वो मैंने यहाँ लिख रखा है। आते हैं सॉल्युबिलिटी पे। तो सॉल्युबिलिटी में सॉलिड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड दो केस है, मतलब लिक्विड सॉल्वेंट में सॉलिड और लिक्विड सॉल्वेंट में गैस, ये दो केस है। तो यहाँ पर क्या है कि टेम्परेचर एक जगह पे सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगा, और एक जगह है कि टेम्परेचर कम होगा तब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। तो क्या होता है कि कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों को जनरली। तो इसके लिए क्या है कि एक एनालॉगी है दोनों केस का, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा। तो सॉलिड इन लिक्विड पहला केस देखते हैं। तो सॉलिड इन लिक्विड का सबसे बेसिक एग्जांपल क्या है? शुगर इन वाटर। लिक्विड सॉल्वेंट यानी वाटर और सॉलिड यानी शुगर, तो शुगर इन वाटर हो गया। तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि शुगर इन वाटर, जब हम लोग चीनी को पानी में डालेंगे और गर्म करेंगे तो वो जल्दी सॉल्यूबल होगा ना, जल्दी से घुल जाएगा। वही अगर टेम्परेचर अगर हमने कम किया तब थोड़ी वो उतना अच्छे से घुलेगा। यानी कि टेम्परेचर क्या सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कब? जब एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी हीट दे रहे हैं हम। ठीक है, और वही एक्सोथर्मिक में क्या होता है? टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है सॉल्युबिलिटी के, ये वाले केस जैसा। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि एंडोथर्मिक अगर है सॉलिड इन लिक्विड में, तो यानी डेल्टा H पॉजिटिव जब है
तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है सॉलिबिलिटी के इस एनालॉगी के थ्रू। और एक्सोथर्मिक जब डेल्टा एच नेगेटिव है तब टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आते हैं गैस इन लिक्विड, तो इसको हम लोग याद रख सकते हैं कोल्ड ड्रिंक के एग्जांपल्स। कैसे? तो कोल्ड ड्रिंक हमें कैसे पीना पसंद है? जब कोल्ड ड्रिंक सील पैक रहता है, उसमें फिज रहता है, तब हम लोग को पीने में अच्छा लगता है कोल्ड ड्रिंक। या कोल्ड ड्रिंक जब ठंडा रहता है तब अच्छा लगता है रादर दैन गर्म, ठीक है। तो वही जब प्रेशर ज़्यादा है यानी फिज है, सील्ड पैक है, तो हमें कोल्ड ड्रिंक अच्छा लगता है पीना। यानी कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। टेम्परेचर जब कम है यानी कोल्ड ड्रिंक जब ठंडा है तब हमें पीना अच्छा लगता है। यानी कि टेम्परेचर जब कम है तब सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, यानी कि प्रेशर जब ज़्यादा है तब हमें कोल्ड ड्रिंक पीना अच्छा लगता है, तो सॉल्युबिलिटी भी तब ज़्यादा होगा, ठीक है। और टेम्परेचर जब कम है तब हमें कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद है, यानी कि टेम्परेचर जब कम है, ठंडा है, तब हमें सॉल्युबिलिटी ज़्यादा मिल रहा है। ये एक एनालॉगी है, ठीक है, ये कोई थियरी नहीं है। तो इससे ये काफ़ी ईजिली याद हो जाता है। अब आते हैं हेनरीज लॉ पे। हेनरीज लॉ बेसिकली क्या बताता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो होता है वेपर फेज में, वो प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। जो पार्शियल प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा वेपर फेज क्या होता है, तो वो यहाँ पे मैं लिखा हूँ। वेपर प्रेशर बेसिकली क्या होता है? वेपर प्रेशर वो प्रेशर होता है जो कि एक्सर्ट करता है वेपर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड या सॉल्यूशन एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। यानी कि इस केस में देखिए, जब एक फ्लास्क में यहाँ पे सॉल्यूशन है और ये जो बचा हुआ ये जो एयर है, यहाँ पे भी तो कुछ मतलब पार्टिकल्स होंगे, तो ये है वेपर फेज, ठीक है। ये है सॉल्यूशन फेज और ये है वेपर फेज। कब? जब ये क्लोज्ड है ऊपर से, ठीक है। तो ये वेपर फेज है और ये सॉल्यूशन फेज है। तो सॉल्यूशन फेज को हम लोग मोल फ्रैक्शन से दिखाते हैं कि भाई ये काई ए है, काई बी है, और इसको हम लोग इससे दिखाते हैं वाई ए और वाई बी से, ठीक है। तो ये कोनोवॉलोफ रूल भी है जिससे हम लोग वेपर फेज निकाल लेते हैं, यहाँ से फॉर्मूला है। तो अभी हम लोग हेनरीज लॉ देख रहे थे। तो हेनरीज लॉ में क्या बोला है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो है वेपर फेज में, वो जो वेपर फेज था उसमें जो पार्शियल प्रेशर है गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जब हटेगा तो ऑब्वियसली एक कांस्टेंट यहाँ आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। और ये हेनरीज कांस्टेंट जो होता है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और सॉल्युबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे हम लोग एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि KH का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। तो जिसका KH का वैल्यू ज़्यादा है उसका सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगा। तो ये बस सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछ लेता हूँ ऑप्शंस में, सॉरी। अब एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ में आता है बेंड्स। बेंड्स क्या होता है? जब स्कूबा डाइवर वगैरह सी लेवल के बहुत नीचे जाते हैं तो प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। सी लेवल के नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ जाता है। तो प्रेशर बढ़ गया तो क्या हुआ? सॉल्युबिलिटी भी बढ़ गया। प्रेशर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ा। ये कौन सा केस है? गैस इन लिक्विड का केस है ना। तो प्रेशर जब बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ा। तो जो नाइट्रोजन होता है वो भी हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है ऑक्सीजन के साथ। तो उससे क्या होता है? बहुत डेडली पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, एक्यूट पेन होता है। तो उससे क्या होता है? डेथ हो जाता है सीधा स्कूबा डाइवर का। तो इसीलिए वो जो स्कूबा डाइवर का सिलेंडर होता है उसमें थोड़ा सा हीलियम भी, वो एयर जो होता है वो डाइल्यूटेड होता है हीलियम से भी। अब वो कितना % होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये NCERT में मेंशन है। तो पूछ भी सकते हैं नीट वाले, कुछ भी कर रहे हैं। एनोक्सिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग, ये 3 और बीमारी हैं। तो ये कब होता है कि जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं। तो ऑब्वियसली जब हम लोग माउंटेन रेंज वगैरह में गए तो हाई एल्टीट्यूड में गए तो प्रेशर बहुत कम है। प्रेशर कम है यानी सॉल्युबिलिटी कम है। तो जो सॉल्युबिलिटी जब कम है तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में उतना ज़्यादा नहीं मिल पा रहा है जितना चाहिए सफिशिएंटली। इसीलिए वहाँ पे सांस इंसान का फूलने लगता है, यानी कि ज़्यादा सांस लेते हैं वो। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का डिमांड पूरा नहीं हो पाता। तो वही चीज़ है। तो उससे क्या होता है? नोजिया होता है, वॉमिटिंग होता है, एनोक्सिया होता है। देखते हैं रॉल्ट्स लॉ को। रॉल्ट्स लॉ में बेसिकली हम लोग को नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल सॉल्यूशन 2 चीज़ देखना है। तो पहले तो वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल में क्या डिफरेंस है ये पता कर लेते हैं। तो वॉलेटाइल मतलब कि कोई सॉल्यूशन गैसियस फेज में कैसे मतलब जा रहा है, तो उसको हम लोग वॉलेटाइल बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि सॉल्वेंट जो है वो हमेशा वॉलेटाइल होता है, यानी सॉल्वेंट हमेशा गैसियस फेज में चला जाता है। बस जो सॉल्यूट है
वो कभी जाता है या कभी नहीं जाता है, तो वो वॉलेटाइल या नॉन वॉलेटाइल दो केस बनाता है। तो यहाँ पे टोटल जो प्रेशर है, टोटल पार्शियल प्रेशर जो है वो सॉल्यूट का भी होगा और सॉल्वेंट का भी होगा, ठीक है, सॉल्वेंट का भी होगा और सॉल्यूट का भी होगा। बट ये नॉन वॉलेटाइल है, तो ये तो गैसियस में कन्वर्ट होगा ही नहीं, और हम लोग पार्शियल प्रेशर सिर्फ गैस के लिए लेते हैं, तो ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो यहाँ पे पीटी जो है वो सिर्फ पी ए के इक्वल होगा, और पी ए को हम लोग लिखते हैं पी नॉट ए इंटू काई ए। यहाँ पी नॉट ए क्या है, प्योर वैल्यू है इसका पार्शियल प्रेशर का। तो यहाँ पे पी टोटल जो है वो हमारा पी नॉट ए, और हम लोग अभी ऊपर में पढ़े कि काई ए प्लस काई बी इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो यहाँ से हम लोग काई ए को 1 माइनस काई बी लिख सकते हैं। वही चीज़ यहाँ किया है कि काई ए के जगह पे 1 माइनस काई बी लिखा है। फिर इन दोनों को ऐसे दोनों से मल्टीप्लाई करके और फिर इसको इधर भेजकर और फिर इसको नीचे इधर भेजकर यहाँ से आपका ये फार्मूला बन गया। ये माइनस में आया था तो माइनस को इधर भेजा तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये पी नॉट ए माइनस पी टी हो गया बाई पी नॉट ए हो गया। तो ये आ गया हमारा नॉन वॉलेटाइल वाला, ठीक है। और इसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है। अब आता है वॉलेटाइल में, तो वॉलेटाइल है यानी दोनों गैसेस फेज में होगा, यानी दोनों कंट्रीब्यूट करेगा पार्शियल प्रेशर में टोटल में। तो ये पी नॉट ए काई ए, पी नॉट बी काई बी, सेम फिर काई ए को काई बी के टर्म्स में यहाँ पे लिख लिया, और ये तो काई बी के टर्म्स में ऑलरेडी है। फिर उसको हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे फॉर्मूला बना लिया। तो यहाँ पे क्या आया, पी टोटल में से पी नॉट ए यानी प्योर वैल्यू ऑफ ये गया सॉल्वेंट का, और फिर ये दोनों का प्योर वैल्यू का डिफरेंस ये दे रहा है आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये वॉलेटाइल का है, ये नॉन वॉलेटाइल का है। अब यहाँ देखते हैं, ये जो पी नॉट ए माइनस पी टी है यानी कि ये ऊपर का टर्म, इसको हम लोग कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और वही नीचे में पी नॉट ए आ जाता है तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो जाता है, ठीक है। अब वेपर प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड सॉलिड एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसको हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है कि जो प्रेशर वेपर एक्सर्ट करता है कंटेनर पे, उसको हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। जैसे ये सॉल्यूशन है इसके अंदर, फ्लास्क के अंदर, और ये क्लोज्ड वेसल है, तो इसके अंदर जो यहाँ पे पार्टिकल रहेगा, ये जो प्रेशर एक्सर्ट करता है इसको बोलते हैं हम लोग वेपर प्रेशर, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर कम रहेगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम रहेगा तभी तो गैसियस चीज़ ज़्यादा रहेगा, तो वो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली गैस में ज़्यादा वो कन्वर्ट होगा, तो ऑब्वियसली वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। अब देखते हैं कॉर्नवालिस रूल, इसमें वेपर फेज़ हम लोग निकालते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट का। तो सॉल्वेंट का अगर निकालना है तो वही प्योर वैल्यू ऑफ सॉल्वेंट इनटू काई ए, ठीक है, यानी कि पी ए बेसिकली, और नीचे में टोटल दोनों का। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं पी ए बाई पी ए प्लस पी बी, ठीक है। सिमिलरली अगर इसका वेपर फेज सॉल्यूट का निकालना है तो और भी इजी है, पी बी बाई पी ए प्लस पी बी। अब इसको कन्वर्ट कर सकते हो भाई पी नॉट बी इंटू काई बी, और नीचे भी लिख सकते हैं वो सब चीज़ें, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, ये ग्राफ है काई ए का और प्रेशर ऑफ ए का। तो ये एक प्योर वैल्यू है जो कि ऑब्टेंड हो रहा है यहाँ पे, तो इसका ग्राफ ऐसे है, और ये सॉल्यूट के लिए वही चीज़ ग्राफ ऐसे है। तो इन दोनों का मिक्स ग्राफ भी आता है यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। और ये दोनों ग्राफ का जो प्योर वैल्यू के बीच का है, ये क्या देता है, ये पी देता है, यानी पी ए प्लस पी बी देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0 है यहाँ पे, तो यानी कि हम लोग पढ़े थे कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 होता है, यानी कि अगर ये 0 है तो ये b 1 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे काई बी 1 होगा, ठीक है। और या धीरे धीरे जाएगा और फिर सारा चीज़ ये सॉल्वेंट वाले का फिर 1 हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, और सॉल्यूट वाले का मोल फ्रैक्शन फिर 0 हो जाएगा। और फिर इस ग्राफ का जो ये लाइन जो मैच कर रहा है, ये आपको डिनोट करता है पी को, जो कि होता है पी ए प्लस पी बी। यहाँ पे मैं बताया कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन वेपर फेज और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन वेपर फेज, ये इससे दिखा रहे हैं, ये वाई ए या गामा ए जो बोलते हैं। अब टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जेई में भी और नीट में भी। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन में आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो कि ओबे करता है रॉल्स लॉ को, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो ओबे नहीं करता है रॉल्स लॉ को। यहाँ पे डेल्टा एच मिक्स 0 होता है, यहाँ डेल्टा वी मिक्स 0 होता है, यहाँ डेल्टा मिक्स और डेल्टा वी मिक्स
नॉन ज़ीरो होता है। और ये कॉमन चीज़ है, ये भी पूछ लेता है कि क्या कॉमन है दोनों में, तो डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी और डेल्टा एस एंट्रोपी दोनों में कॉमन होता है, यानी कि डेल्टा जी यहाँ पे दोनों में नेगेटिव होता है और डेल्टा एस दोनों में पॉजिटिव होता है। अब देखते हैं आइडियल सॉल्यूशन का, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये देख लेते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो इंटरेक्शन है वो सेम होता है सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच के इंटरेक्शन के और सॉल्वेंट के बीच के इंटरेक्शन के, ठीक है। तो वो आइडियल का केस है। और एक होता है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच का जो इंटरेक्शन है वो सेम नहीं है सॉल्यूट और सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के, तो ये हो गया नॉन आइडियल वाला केस। तो अब अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन सेम नहीं है सॉल्वेंट और सॉल्यूट के इंटरेक्शन के, तो दो केसेस बनेगा। एक केस वो बनेगा जब ए बी वीकर होगा ए और बी के बॉन्ड से, यानी कि सॉल्वेंट बॉन्ड और सॉल्यूट बॉन्ड से आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट वाला बॉन्ड वीकर होगा, ये एक केस बनेगा। और एक केस बनेगा कि सॉल्वेंट वाला बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है सॉल्यूट बॉन्ड और सॉल्वेंट बॉन्ड के। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बता रहा हूँ। जैसे ये है सॉल्वेंट, ये है सॉल्यूट, तो इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है ना वो सेम नहीं है सॉल्वेंट के बीच के इंटरेक्शन के और सॉल्यूट और दूसरे सॉल्यूट के बीच के इंटरेक्शन के। आइडियल में क्या होता है कि ये सेम होता है कि मतलब ये दोनों सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल हैं दोनों के बीच का इंटरेक्शन, सॉल्यूट के बीच का इंटरेक्शन इक्वल होता है एक सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच के इंटरेक्शन के, बट यहाँ पे इक्वल नहीं होता है। तो दो केस बन गया ना, एक होगा कि जब ये दोनों का इंटरेक्शन इस वाले से कम है और एक हो गया कि इस वाले से ज़्यादा है, तो इस हिसाब से दो केसेस बनते हैं। ऑब्वियस सा बात है कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन वीकर है सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच के इंटरेक्शन के, तो मोर वेपर बनेगा, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन तो लो है ना, वीकर है ना, तो वहाँ पे ज़्यादा वेपर बनेगा। तो ये जो नॉर्मल हमारा ग्राफ था ऊपर में जो हम लोग मिक्स करके बना रहे थे ऐसे, ये जो नॉर्मल ग्राफ था इसमें ऐसे हम लोग को डेविएशन दिखेगा, ऊपर में दिखेगा, तो ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि मोर वेपर। वही चीज़ अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का, तो वहाँ पे वेपर तो कम बनेगा, तो वो लेस वेपर बनाएगा, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन हम लोग को दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है बहुत सारे हैं, बट इसका एक ट्रिक है कि अगर कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो है इसके साथ अगर कुछ भी होगा तो ये पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है, और क्लोरोफॉर्म के साथ कुछ भी हुआ या एसिड प्लस वाटर वाला केस हुआ, जैसे एसिड प्लस वाटर में हम लोग देख सकते हैं नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, तो ये एक एसिड प्लस वाटर का केस है। तो ये सब जितने हुए ये सब नेगेटिव डेविएशन के केस होते हैं। और फिर यहाँ देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे एच मिक्सिस दोनों में नॉट इक्वल टू 0 था, तो अब नॉट इक्वल टू 0 तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब इसमें देखते हैं कि नेगेटिव डेविएशन है तो यहाँ पे ये दोनों भी नेगेटिव होंगे, और पॉजिटिव डेविएशन है तो यहाँ पे ये दोनों भी पॉजिटिव होगा। अब हम लोग देखते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है, ये एक एक्सेप्शन बेसिकली है, क्योंकि प्योर सब्सटेंस अगर कोई होता है तो उसका कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगर मान लो एक सब्सटेंस है जो कि प्योर सब्सटेंस है तो उसका ऑब्वियसली एक ही बॉइलिंग पॉइंट होगा, सारा पार्टिकल मतलब एक ही पॉइंट पे बॉइल करेगा नॉर्मली। और इम्प्योर होगा तो वेरिएबल बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि सपोज अगर इतना पार्ट कुछ और है इतना पार्ट कुछ और है तो इसका अलग अलग प्रॉपर्टी है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सब चीज़ का अलग अलग होगा, तो ये अलग होगा। बट ये एक एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पे इम्प्योर सब्सटेंस का भी कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी कि है तो इम्प्योर सब्सटेंस बट बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब यहाँ पे दो चीज़ आता है, एक आता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एक आता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो यहाँ पे उल्टा याद करना, एनालॉजी है ये भी, कि मैक्सिमम है तो नेगेटिव, मिनिमम है तो पॉजिटिव। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप नेगेटिव डेविएशन दिखाता है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। इसका भी एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया हुआ है, बट ये तो आई डोंट थिंक कि इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल पे। इथाइलिन ग्लाइकॉल का भी मेंशन है। इसका बेसिकली क्या था कि जब वॉर हो रहा था तो वॉर में क्या होता था कि बहुत ज़्यादा ठंडे एरिया में जब वॉर होता था तो गन वन क्या होता था या इंजन जो होता है कार का वो सब वर्क नहीं करता था, ठीक है। तो हम लोग क्या किए कि कूलेंट यूज़ किए, वी एडिड टू द कूलेंट
सॉरी कूलेंट यूज़ नहीं किए, इथाइलिन ग्लाइकॉल को हम लोग कूलेंट में डाले तो उससे क्या हुआ कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना वो लोअर हो गया। मतलब जैसे कि ऐसे तो 0 डिग्री पे फ्रीज़ हो जाता है, लेकिन जब हम लोग इथाइलिन ग्लाइकॉल डाले तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ कर दिया और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो लोअर कर दिया, मतलब 0 डिग्री से भी लोअर कर दिया। तो इससे क्या होता था कि फ्रीजिंग जो है वो डिफ़िकल्ट हो गया, तो इसीलिए इसका प्रॉपर्टी जो है इम्प्रूव हो गया। तो इसका 2 है, कार एग्जाम्पल है और वॉर में गन 1 एग्जाम्पल है। तो इसमें हम लोग क्या किए, इथाइलिन ग्लाइकॉल यूज़ किए, तो उससे क्या हुआ कि फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो गया। तो ठंडे के दिन में जब वॉर हो रहा है तो हमारा गन 1 फंस नहीं रहा है, कार वार का इंजन मतलब स्टार्ट हो जा रहा है फिर भी, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट तो लोअर हो गया कूलेंट में डाल दिया। तो अब हम लोग देखते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम। इंपॉर्टेंट लाइन है, डायरेक्ट आ सकता है। कंडीशन क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होना चाहिए। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्यों होना चाहिए, कि भाई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होगा यानी कि वो पार्ट नहीं लेगा, सिर्फ सॉल्वेंट पार्ट लेगा, ठीक है। और मैं एक और चीज़ से आप इसको देख सकते हो, मैं बोला था नॉन वॉलेटाइल के केस के अंदर मैं बताया था कि ये होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और ये होता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और मैं बोला था यही एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी है। तो फिर अगर हम लोग वॉलेटाइल वाले को कंसिडर करते तो फिर ये भी तो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। तो इसीलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसी को कहते ही है, कंडीशन ही है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के होने का कि ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए वो वाला नहीं होता है, इसीलिए ये वाला नहीं होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सिर्फ ये होता है। फिर सेकंड है डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी कि सॉल्यूशन डाइल्यूट होना चाहिए, यानी कि सॉल्वेंट ज़्यादा होना चाहिए सॉल्यूट के कंसंट्रेशन से। अब देखते हैं पहला केस, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑलरेडी हमने कर रखा है ऊपर में, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं ना कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए, तो डाइल्यूट में ये फार्मूला होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है, जब ये काई बी है तो काई बी को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना, NB/Na+NB। तो यहाँ पे NB को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत बहुत छोटा होता है कंपेयर टू द सॉल्वेंट का मोल। अब ये नॉन डाइल्यूट वाला तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता ही नहीं है, लिखा भी हुआ है नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और पूछा भी नहीं जाता है। अब आते हैं हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा टेम्परेचर जो होता है बॉइलिंग पॉइंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के। सिमिलरली यहाँ पे जो डेल्टा TF होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के। यहाँ जो कांस्टेंट आता है वो होता है KB, वहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो होता है KF, B से बॉइलिंग, F से फ्रीजिंग। अब यहाँ पे भी B आ रहा है और इब्यूलोस्कोपिक में भी B आ रहा है, तो इस कांस्टेंट का नाम क्या होता है, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट होता है। जिसको कैसे याद रखेंगे कि बॉइलिंग वाले का इब्यूलियोस्कोपिक था कि यहाँ भी B आ रहा है, यहाँ भी B आ रहा है। अब बहुत बार आपको KB का वैल्यू नहीं देगा, मतलब KB नहीं बोलेगा, बोल देगा कि इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो आधे बच्चे का क्वेश्चन वहीं पे गलत हो जाता है, क्योंकि इब्यूलियोस्कोपिक और क्रायोस्कोपिक में वो लोग डिफरेंस पहले से याद नहीं रखते। तो इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट हम लोग बोलते हैं इस KB को। और ये क्या है, ये कांस्टेंट है बेसिकली, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो यहाँ पे कांस्टेंट आया। अब जो ये डेल्टा TB आता है ये हम लोग 100 में ऐड करते हैं, क्योंकि नॉर्मल केस में क्या था 100 था और उसमें ये डेल्टा TB ऐड हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ जब हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बात करेंगे तो जो KB है KB लिखा रहेगा, और ये जो मोलालिटी है इसको हम लोग तोड़ के लिखे हैं और कुछ नहीं किया है यहाँ पे। वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि ये हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg नहीं लिए हैं, ग्राम लिए हैं, इसीलिए ऊपर 1000 आ गया, ठीक है। और कुछ ये मतलब अलग सा नहीं लिखा हुआ है, वही चीज़ है। और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो यहाँ पे हम लोग I लेते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे I के बारे में अच्छे से कि ये क्या होता है। वेंट ऑफ फैक्टर होता है I, वो हम लोग सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में यूज़ करेंगे, देखेंगे आगे में। तो अब देखते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट जितना है उससे हम लोग एलिवेट कर दिए, उसको बढ़ा दिए। तो ये जो डेल्टा TB होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के। यहाँ पे एक इब्यूलियोस्कोपिक या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट आता है। और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस है, यहाँ पे बस वेंट ऑफ फैक्टर आ जाता है। ये जो डेल्टा TB है ये क्या होता है, TB माइनस
जो प्योर वैल्यू है, यानी कि जो नया वाला हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट आया है उसमें से हम लोग प्योर वाला बॉइलिंग पॉइंट यानी 100 माइनस कर दिए तो हम लोग को चेंज इन ये आ जाएगा। ठीक है, जो नया बॉइलिंग पॉइंट है उसमें से हम लोग माइनस कर दिए, इधर ले जाके ये प्योर वाले को माइनस कर दिए, यानी कि प्योर वाले को माइनस कर दिए तो हमारा चेंज आ गया। ठीक है, वही चीज़ लिखा हुआ है। अब ये जो है ये लेटेंट हीट के टर्म्स में ये पूछा नहीं जाता है जनरली। अब आ जाते हैं हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? जो डेल्टा TF होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के। यहाँ पे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट आता है। ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, वो एलिवेशन था तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। क्रायोस्कोपिक बायोलॉजी में भी हम लोग लिविंग वर्ल्ड में पहले जब नहीं हटा था तो हर्बेरियम वगैरह तो वहाँ पे भी पढ़ते थे, मतलब क्रायोस्कोपी होता था। ऐसे भी पता रहता है कि क्रायोस्कोपी टर्म ही रिलेटेड होता है फ्रीजिंग से, तो क्रायोस्कोपिक से याद हो जाएगा कि ये फ्रीजिंग से रिलेटेड है। और वहाँ पे B आता है ब्यूलियोस्कोपिक में, और KB या TB भी आता है। ठीक है, तो उससे याद रहेगा। तो ये डेल्टा TF यहाँ पे जो होता है ये क्या होता है? प्योर वैल्यू में से हम लोग माइनस करते हैं न्यू वाला फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि हम लोग का प्योर वैल्यू यहाँ पे क्या होता है? 0 डिग्री होता है। फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है, उसमें से हम लोग माइनस कर रहे होते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, नया वाले फ्रीजिंग पॉइंट को, तो हम लोग को डेल्टा TF आ जाता है। ठीक है, तो ये वही चीज़ है कि नया फ्रीजिंग पॉइंट कैसे पता चलता है? 0 डिग्री में से हम लोग डेल्टा TF माइनस कर लेते हैं और डेल्टा TF हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। ये भी जनरली नॉट आस्क्ड रहता है। इसका ग्राफ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। तो ये प्योर वैल्यू ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट था यानी 0 डिग्री, ये प्योर वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट था यानी 100 डिग्री सेल्सियस। और हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है कि डेल्टा TB जो होता है वो TB माइनस TB नॉट है, यानी कि नया वाला TB माइनस TB नॉट। तो ये जो डेल्टा TB है वो TB माइनस TB नॉट है। ठीक है, TB माइनस TB नॉट। और यहाँ पे जो डेल्टा TF है ये TF नॉट माइनस TF है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे देखेंगे कि ये सॉल्वेंट का था, ये सॉल्यूशन का था, ये जहाँ पे एंड है ये प्योर वैल्यू है TF का, ये जो है ये प्योर वैल्यू है बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक है, और जो आगे रहेगा ऑब्वियसली ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो ऑब्वियसली बड़े में से छोटा लगाएंगे, बड़े में से छोटा हटाएंगे। तो ये ग्राफ इसी चीज़ को दिखा रहा है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर दिखा रहा है, यहाँ टेम्परेचर दिखा रहा है। ये सॉल्वेंट का फेज़ है, ये सॉल्यूशन का फेज़ है। तो ये सॉल्यूशन जो है इसका TF यहाँ पे आ रहा है, यहाँ TB इसका यहाँ आ रहा है, और सॉल्वेंट जो है उसका ये प्योर वैल्यू यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है। अब ये वेपर फेज़ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीजिंग पॉइंट के, और फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। ठीक है, ये मैं ऐसे ही लिख लिया हूँ कि अगर वॉलेटाइल ज़्यादा है तो वेपर ज़्यादा बनता है। ठीक है, वही चीज़ है कि वॉलेटाइल मतलब क्या होता है, तो वॉलेटाइल अगर कोई चीज़ ज़्यादा है यानी अब आते हैं ऑस्मोसिस पे। ऑस्मोसिस को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। पाई इज इक्वल्स टू CRT लिखते हैं। C हो गया कंसनट्रेशन, R हो गया गैस कांस्टेंट, और T हो गया टेम्परेचर। इसको यूज़ करते हैं हम लोग मोलर मास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स को फाइंड करने के लिए। कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, कंसनट्रेशन कम तो हाइपोटोनिक। कंसनट्रेशन अगर इक्वल है तो आइसोटोनिक होता है। ये मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है। इसका एग्जांपल हो गया सलीन सॉल्यूशन 0.9% एंड ब्लड, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? एक्सटर्नल प्रेशर जो कि यूज़ किया जाता है ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए। ऑस्मोसिस जो हो रहा होता है उसको स्टॉप करने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग लगाते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर जो लगाते हैं। और जब ये एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा लगा देंगे तो ऑब्वियसली वो उल्टे साइड में फ्लो करने लगेगा, तो उसी को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? जब प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर लग जाता है तो सॉल्वेंट जो है मे पास फ्रॉम द सॉल्यूशन इनटू द सॉल्वेंट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो बेसिकली इसका जो वो रहता है यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक रहता है। तो सपोज़ ये ऑस्मोसिस हो रहा है तो एक एक्सटर्नल फोर्स जो इस चीज़ को रोकने के लिए लग रहा है ये हो गया आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, और अगर ये ज़्यादा लग गया तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाता है। अब इसका एक डिसऑर्डर इससे रिलेटेड पढ़ना है, एडिमा। ठीक है, एडिमा क्या होता है? स्वेलिंग ऑफ टिश्यू हो जाता है। टिश्यू जो ह्यूमंस में होता है हमारे में वो स्वेल कर जाता है। क्यों स्वेल होता है? क्योंकि ऑस्मोसिस हो जाता है। यहाँ पे सॉल्ट का रिटेंशन हो जाता है टिश्यू में, जिसके कारण से ऑस्मोसिस होता है। क्योंकि कंसंट्रेशन टिश्यू में सॉल्ट आ गया तो कंसंट्रेशन बढ़ गया, तो उसके कारण से ऑस्मोसिस होता है। अब वेंटो फैक्टर देखते हैं, आई का टर्म। तो ये यूज़ होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। आई जो होता है वो ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, शुगर ये सब के केस के लिए 1 होता है। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें डिसोसिएट नहीं करती हैं।
अब शुगर C6H12O6 थोड़ी डिसोसिएट करता है, ये तो ऐसे ही रहता है, इसीलिए इसका 1 होता है वेंट ऑफ फैक्टर। आई को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाई कैलकुलेटिव कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल मोलर मास बाई ऑब्जर्व मोलर मास, या ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाई नॉर्मल वैल्यू ऑफ सेम प्रॉपर। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल हो जाता है। स्ट्रॉन्ग जो है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसके लिए डिसोसिएशन जो होता है आई का वैल्यू वेंट ऑफ का 1/n होता है, और डिसोसिएशन के लिए आई का वैल्यू n होता है। सिमिलरली वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन में आई का वैल्यू होता है 1 + n-1 अल्फ़ा। ठीक है, तो इसका मैं एक मेरे पास ट्रिक है कि जैसे आई का वैल्यू यहाँ पे n है और यहाँ पे आई का वैल्यू 1 + n-1 अल्फ़ा है, तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, एसोसिएशन वाले केस के लिए बस आपको n को उल्टा कर देना है, रेसिप्रोकल कर देना है। यहाँ पे n की जगह पे बस रेसिप्रोकल कर देना है, बाकी सेम फार्मूला है, दोनों सेम है, बस n को रेसिप्रोकल करना है, n को रेसिप्रोकल करना है बस। अगर i बढ़ा यानी वेंट ऑफ फैक्टर बढ़ा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगा, क्योंकि i हम लोग डायरेक्टली इनटू कर रहे हैं, तो ये बढ़ा तो ऑब्वियसली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ेगा। तो जब अगर i बढ़ा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ा यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बढ़ा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ा यानी फ्रीजिंग पॉइंट घटा, क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ा ना, मतलब जो ज़्यादा डिप्रेस हुआ यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट और कम हुआ। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा और ऑस्मोसिस बढ़ा। ठीक है, ऊपर जो हमने n फैक्टर पढ़ा था कि मोलैरिटी इनटू n फैक्टर नॉर्मेलिटी होता है, उसी n फैक्टर के बारे में कि n फैक्टर एसिड का निकालना है तो यानी बेसिसिटी देखते हैं, बेस का निकालना है तो एसिडिटी देखते हैं, और सॉल्ट का निकालना है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज देखते हैं। तो बेसिसिटी मतलब टोटल डिसोसिएबल H+ आयन देखते हैं, एसिडिटी यानी टोटल डिसोसिएबल OH- आयन्स देखते हैं, और सॉल्ट में टोटल पॉजिटिव चार्ज देखते हैं। बस ये चैप्टर ख़त्म हो गया यहाँ पे।